हाय गाइस, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और ये वीडियो मेरे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो का जो आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैंने बताई थी उसी का पार्ट 2 है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमको अपना मैथ्स का सेक्शन और जीएस सेक्शन को इम्प्रूव करना है और क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी तरीके से इस वीडियो में मैंने बाकी के 3 सेक्शंस के बारे में आपको बताया है, जो कि है रीजनिंग, इंग्लिश और आपके लिए कंप्यूटर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। रीजनिंग गाइस, इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिनका जो वेटेज होता है वो होता है 50 मार्क्स का। और इसमें भी सेम वही क्वांट्स की तरह एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। तो बात कर लेते हैं अब इसमें सेक्शन किस तरीके से डिवाइड होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। तो पहले आते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज़ की तरफ। कोडेड इनइक्वालिटीज़ इज़ बेसिकली ये कि आपको टैग्स दिए होंगे, जैसे @ है, हैश है और अपना एक्सक्लेमेशन हो गया, डॉलर हो गया। इन सब के अपने अपने कोड्स होंगे कि इसका मतलब है ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब है इक्वल्स टू, इसका मतलब हो गया लेस देन इक्वल्स टू। इसी तरीके से आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, कोडेड के फॉर्म में। इसको आपको इसके ये जो दिया जाता है इसके हिसाब से कन्वर्ट करना रहता है और फिर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस को आंसर करना रहता है। तो ये आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं डेटा सफिशिएंसी को। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट्स की टाइप्स आती है कि जैसे दिया होगा एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, 6 लोग बैठाने हैं। ये भी एक 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं मैक्स, उसके अंदर ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ही नॉर्मली देखने को मिलते हैं। जैसे हमें एक सर्कल में 6 लोग बिठाने हैं तो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे हमको, 1 और 2। 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अब हमको ये बताना है कि ये जो 6 लोग हैं और एक क्वेश्चन होगा इनसे रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट 1 की हेल्प से आप आंसर कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट 2 की हेल्प से, दोनों को मिला के आंसर कर सकते हैं, या फिर किसी एक से भी आंसर आ सकता है, या फिर दोनों से ही नहीं आ सकता। ऐसे करके हमें 5 ऑप्शंस होते हैं आंसर के लिए, वो हमें मार्क करने रहते हैं। अब आते हैं जो वेटेज टर्म्स आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल रीजनिंग। ये चीज़ बेसिकली पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का जो आपका सेक्शन होता है, क्रिटिकल रीजनिंग में टोटल 6 से 7 टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आपका दूसरा हो गया कॉज एंड इफेक्ट, आपका हो गया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें जो स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस वाला वो ये सेक्शन होता है कि जो 2 हैं, 2 आपको इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से, और एक आपको दिया होगा स्टेटमेंट, इन दोनों में से कौन इसको वीक कर रहा है या फिर इसको स्ट्रेंथिंग कर रहा है, आपको ये बताना है। ये आ गया आपका स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस में, इस वाले सेक्शन में। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक सेक्शन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि एक कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसके बाद क्या करना लेजिटिमेट रहेगा या फिर क्या लीगली सही रहेगा। तो उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपको पूरा CR आंसर करना रहता है। फिर आते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी सेम कोडेड ही आती है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया था रीजनिंग में कोडेड इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से आती हैं, सेम इसी पैटर्न में ब्लड रिलेशन आता है। जैसे @ का आपको दे दिया कि ये फादर हैं, जो भी दिया है उनके बीच में @ में रिलेशन फादर का है। हैशटैग में इनका जो रिलेशन है वो मदर का है या फिर वाइफ डॉटर जो भी है, उस तरीके का रिलेशन दिया हुआ है। इस तरीके से ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन कोडेड में। फिर आते हैं मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ये आप सभी को पता है क्या होती है। इसमें स्टेप्स दिए रहते हैं, टोटल एक इनपुट दिया रहता है, उसको तोड़ा जाता है अगले 5-6 स्टेप्स में, और फिर आपको एक इनपुट दिया जाता है जिसमें आपको इसका पूरा जो पैटर्न है वो फिगर आउट करके अपने इनपुट को उसी तरीके से जमाना रहता है, और फिर आपको जो क्वेश्चंस दिए उनको आंसर करना रहता है। अब बात कर लेते हैं पजल्स की। तो पजल्स में बहुत सारे टाइप होते हैं यहाँ पे। पजल्स लगभग 25 नंबर्स के आसपास का वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस के आसपास का जो वेटेज है वो पजल्स कैरी करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से पजल्स हमें आती हैं। बॉक्स आती है, फ्लोर आती है, फ्लैट एंड फ्लोर आता है, अनसर्टिनिटी वाली आती हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड आती हैं कि अगर आपको एक सर्कल में बिठाया हुआ है या फिर स्क्वायर्स में बिठाया गया है, तो अगर बोला है कि जो कोने में बैठा है वो इधर वाले की मम्मी हैं या फिर उसके फादर हैं, इस तरीके से आपको ब्लड रिलेशन बेस्ड एक पजल आती है, वो सॉल्व करनी रहती है। तो ये यही हो गई। फिर आपकी डे एंड मंथ बेस्ड एक पजल आती है, एक आती है आपकी ईयर एंड एज बेस्ड। ये हो गए आपके पजल्स के टाइप्स। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सोर्सेज की कि किन तरीके से हमको ये करना है और मैंने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करे थे। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेनली 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था। एक है मेरिट शाइन और दूसरे हैं हर्षल अग्रवाल सर।
हर्षल अग्रवाल सर का 2 या 3 घंटे का लेक्चर है वो, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है आपके क्रिटिकल रीजनिंग को सही कराने के लिए। उसके बाद जो टोटल ओवरऑल रीजनिंग है तो उसके लिए मैंने यूज़ करे थे वर्चुअस वाईटी चैनल। ये सर की एक चीज़ अच्छी है कि ये क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है मेंस का, तो 1 महीने पहले सर अपनी एक पूरी सीरीज़ लेके आते हैं। सीरीज़ में डेली के एक मॉक टेस्ट होता है, एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल, कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं। आपको उस तरीके से उसको सॉल्व करना रहता है, उस तरीके से आपको पूरा देखना रहता है कैसा क्या है, क्वेश्चंस कैसे क्या हैं। तो सर के आप वो अटेंड कर सकते हैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 1 महीने से पहले तक एग्ज़ाम तक। सर की जैसे 1 महीने पहले तो 30 पेपर आ जाएंगे डेली के, तो और वो आप अगर लाइव यूज़ कर लें तो वो लाइव ज़्यादा, अगर आप लाइव अटेंड करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, क्योंकि आप वहीं पे कम्पीट कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। बट अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं ले पाते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। दूसरे हो गए हमारे सौरभ सिंह सर, इनका भी वाईटी पे चैनल आप देख सकते हैं। ये सर भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सच्चे रहते हैं सर के। तो सर का भी ऐसे मैराथन लेक्चर टाइप का होता है कि 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं डायरेक्ट, तो आप वो लगा के उसमें से अपना पजल्स अटेंड कर सकते हैं। फिर आगे अंकुश लांबा सर, इनकी मैं नॉर्मली हाई लेवल की अगर मेरे को कुछ पजल्स करनी है तो मैं अंकुश लांबा सर की कोई सा भी लेक्चर देख लेता हूँ हाई लेवल वाला, अगर मुझे हाई लेवल करना है। नहीं तो नॉर्मल लेवल के लिए मैं वर्चुअस वाईटी चैनल और अपने सौरभ सिंह सर का वाईटी चैनल फॉलो करता हूँ। और जो इस पूरे प्रोसेस में मैंने बुक यूज़ करी थी वो ये वाली थी, टेक्स्ट बुक की 400 क्वेश्चंस रीजनिंग वाली। तो इसमें मेरे को भरपूर क्वेश्चंस मिल गए थे, जिससे मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस, और खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो आप अगर चाहें तो इस बुक को देख सकते हैं। अब जिस सेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें जो मेनली ड्रिवन रहते हैं टॉपिक्स वो रहते हैं आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आरसी, वर्ड स्वैप्स, वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, सिंगल ब्लैंक्स, डबल ब्लैंक्स, जैसे एक सेंटेंस में आपको 1 ब्लैंक दिया है या फिर कभी कभी 2 ब्लैंक हो जाते हैं, उस तरीके से का सेंटेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एरर डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एरर डिटेक्शन हो गई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है ये। इसके आपको 5 to 6 क्वेश्चन, मतलब 5 तो मिनिमम है ही, 6 to 7 आपके इसको मैक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं यहाँ पे। फिर आता है आपका स्पेलिंग एरर्स, और उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस फिलर्स। ईडियम्स एंड फ्रेजेस फिलर्स 2 तरीके से आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको दिया हुआ एक स्टेटमेंट दिया है, उससे रिलेटेड बताना है कि इसमें जो चीज़ बताई गई है वो कौन से जो ऑप्शंस में ईडियम्स दिए हुए हैं, कौन सी ईडियम्स का एग्जैक्ट मीनिंग बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो आपको बताना है। और यही सेम चीज़ आपको आरसी में भी देखने को मिलती है कि आरसी में एक सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये कौन से ईडियम या फ्रेजेस से मैच करती है। फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें अगर 2 टाइप के आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक होता है 5 सेंटेंस वाला, एक होता है 6 सेंटेंस वाला। तो जो 6 वाला होता है इसमें एक सेंटेंस फिक्स रहता है और बाकी के 5 ऊपर नीचे रहते हैं जो आपको अरेंज करने रहते हैं। 5 सेंटेंस में रहता है कि सारे के सारे ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको पूरे अरेंज करने हैं और फिर उसके बाद बताना है कि कैसा कि यहाँ पे बैठेगा। ये हो गया आपके इंग्लिश के पूरे टॉपिक्स। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश आपको किन जगहों से करनी है, क्या सोर्सेज आपको यूज़ करना है। और ये जो भी मैं इंग्लिश बता रहा हूँ ये मैं ये मानते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको अभी इंग्लिश आती होगी, आप बिगिनर नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि बिगिनर्स को कैसे इस जगह पे आना है, कैसे अपना लेवल अच्छा करना है। और यहाँ पे जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस में मैं बता देता हूँ। निमिषा बंसल मैम का मैंने वाईटी चैनल, मैं डेली इनका एक वीडियो देखता था, इनके वीडियो से मेरे को बहुत हेल्प हो जाती थी। पहला, मैम एक आरसी कराती हैं, उससे हेल्प हो जाती है। मैम डेली आपको 8 से 9 वर्ड्स देती हैं विथ उनके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स। तो ये चीज़ आपकी जब आप करते जाते हैं डेली तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल जाती है इसी चीज़ से। तो इसलिए मैं ये कर लेता था मैम के। और फिर उसके अलावा जो मैंने एक चीज़ इंग्लिश के लिए करी थी वो थी मॉक्स। बेसिकली जो मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगा लेता था, और भी जो मैं अगर पूरे जब मैं मॉक्स लगाता था, मैं फुल मॉक्स लगाता था, तो मैं इंग्लिश को भी उधर ही से अटैम्प्ट करता रहता था। और एक चीज़ जो मैं करता था इंग्लिश को अपना अच्छा करने के लिए वो ये कि जैसे मैंने मॉक दिया पूरा इंग्लिश का, तो मैं उसके बाद बैठ के सबसे पहले जो वर्ड्स मुझे नहीं पता थे, अगर उसमें मॉक में कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता, तो मैं लिख लेता था कॉपी के ऊपर।
उससे रिलेटेड उसके एंटोनिम साइनोनिम भी सर्च करके गूगल से लिख लेता था। तो अगले दिन जब मैं सेम चीज़ लेके बैठा हूँ अपना रजिस्टर, तो मैं सबसे पहले वही वर्ड रिपीट कर लेता था। यहाँ जैसे मैंने ऊपर लिख लिया कुछ भी, तो मैं उसका मीनिंग और उसका एंटोनिम और सब कुछ देख लेता था एक बार। तो वो करके ऐसे करके मेरे रिटेंशन में आ जाता था वो वर्ड। इस तरीके से आपको करनी है अपनी इंग्लिश की तैयारी। अब जो लास्ट पार्ट है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो रहता है आपका 40 क्वेश्चंस का, जो जिसमें हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, जिससे कि जो पूरा सेक्शन ये होता है 20 मार्क्स का। अब इसमें देख लेते हैं पहले टॉपिक्स होता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो 1 से लेकर 5 तक की सारी जनरेशन हैं, उनमें क्या फ़र्क है, क्या किसमें क्या अलग आया है, वो आपको पूरे देखना रहता है। वैक्यूम ट्यूब्स कौन से उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, किस उसमें आईसी चिप एंटर कर गई थी कौन सी जनरेशन में, उसी के साथ साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, टीसीपी मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईमेल से रिलेटेड सारी चीज़, जितने भी इसमें पोर्ट्स यूज़ होते हैं या फिर जितने भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं ईमेल की, कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू ये जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल उसको रिसीव करता है, वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट ब्राउज़र और सारे प्रोटोकॉल जितने भी इंटरनेट ब्राउज़र आपके यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कीज़, सारी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, कि अभी अगर कुछ न्यूज़ में है, कोई सा नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया है कुछ भी, और अगर कोई प्लेटफॉर्म न्यूज़ में है तो क्यों न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, यानी कि आपका जो डेटा है उसको सिक्योर करने वाली सारी चीज़ें, क्या प्रोटोकॉल से उन्हें सिक्योर करते हैं, किन प्रोटोकॉल से उनको रिस्क रहता है, और कौन कौन सी चीज़ों से वो लोग हमेशा अब एक रिस्क उसमें रहते हैं। तो पहला तो हो गया आपका रिस्क में वायरस आता है, वॉर्म्स आता है, ट्रोजन हॉर्स आता है, फायरवॉल, स्पाईवेयर। अब जो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग रहते हैं वो ये रहते हैं हैकिंग नहीं, आपका फिशिंग और अब ये स्निफिंग, ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इन्हीं की डेफिनेशंस में खेल जाता है, क्योंकि डेफिनेशन लगभग थोड़ी थोड़ी सेम जाती है दोनों की। तो आपको ये पता होना चाहिए इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं फिशिंग और स्निफिंग के बीच में। उसके बाद आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो एनिमेशन वीएफएक्स वगैरह। कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में एंटर करिए कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे चैट जीपीटी कब आया था, और भी अभी जो इतने नए नए ये एआई मॉडल्स आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का कौन सा एआई मॉडल है। और फिर आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी, एमएस वर्ड, एमएस डॉक और बहुत सारी। तो उन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसमें कौन सी चीज़ अलग है, किसमें क्या कॉमन है, किसके कौन सी शॉर्टकट कीज़ कहाँ कहाँ अलग हो जाती हैं यहाँ पे। उस सबसे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूरी। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की, कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था। तो पहले तो मैंने ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ ली थी, डाउनलोड कर ली थी, ऑनलाइन मिल गई थी मेरे को, तो मैंने वो यूज़ कर ली थी। फिर मैंने क्वेश्चंस के लिए अरोरा एजुकेटर वाईटी चैनल को यूज़ करा था। मैं डेली सर का एक वीडियो देख लेता था, जब जैसे मेरा मेंस आने वाला था, तो उससे पहले के 40 दिन के मैंने वीडियोस देखे थे पूरे सर के, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। और तीसरा है ल्यूसेंट्स की बुक, तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको परचेज़ करनी हो तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। पतली सी बुक रहती है बहुत, लेकिन ये आपके सारे थ्योरी पार्ट कवर कर देती है। तो थ्योरी पार्ट के लिए आप इन दोनों चीज़ों को रिकमेंड मैं करूँगा आप लोगों के लिए, कि आप इन दोनों चीज़ को यूज़ कर सकते हैं थ्योरी पार्ट के लिए, और क्वेश्चंस के लिए आप अरोरा एजुकेटर वाईटी चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से मॉक सब्सक्रिप्शंस लिए और मैंने किन किन कारणों को ध्यान में रखते हुए वो सभी मॉक्स को परचेज़ किया था, और आपको भी किन किन कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे वो मॉक खरीदने चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि कैलेंडर के हिसाब से अब आरआरबी क्लर्क डिले हो गया है और आईबीपीएस क्लर्क पहले आने वाला है। तो जो मेरा अगला वीडियो है वो इससे रिलेटेड आएगा कि हमें आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है।